तो शब्द है क्रक्स, CRUX। इसका कोर मीनिंग मतलब इसका जो सार है वो है किसी भी इशू या प्रॉब्लम का सबसे डिसाइसिव, सबसे वाइटल पॉइंट। अब ये शब्द आता है लैटिन से क्रक्स, जिसका मतलब होता है क्रॉस यानी एक चौराहा। जरा सोचिए, जैसे एक चौराहे पर आकर रास्ते मिलते हैं और एक निर्णय लेना होता है कि किस तरफ जाना है, ठीक वैसे ही किसी प्रॉब्लम का क्रक्स वो पॉइंट होता है जहां सारी कॉम्प्लिकेशंस आकर मिलती हैं और जिसके सोल्यूशन पर ही पूरा आउटकम डिपेंड करता है। अब एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिससे बचना है। क्रक्स तो अक्सर मेन आइडिया का सिनोनिम समझ लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, मेन आइडिया तो सिर्फ मुख्य विचार है, लेकिन क्रक्स उस विचार के अंदर की सबसे बड़ी पहेली है, सबसे बड़ी चुनौती। फॉर इंस्टेंस, एक डिटेक्टिव नॉवल में मेन आइडिया हो सकता है कातिल को ढूंढना, राइट? लेकिन उस केस का क्रक्स वो एक छोटा सा सबूत हो सकता है जो सारी गुत्थियों को सुलझा दे। इसका यूज ज्यादातर फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग में होता है और इसका कॉनोटेशन यानी इसका भाव पूरी तरह से न्यूट्रल है। अब इसके सिनोनिम्स और उनके न्यूआंसेस को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये परफेक्टली इंटरचेंजेबल क्यों नहीं है। पहला शब्द है जिस्ट, GIST, जिसका मतलब है किसी बातचीत या आर्ग्यूमेंट का सार, अ समरी। इसमें क्रक्स की तरह वो पिवटल प्रॉब्लम वाला एस्पेक्ट नहीं होता। जैसे किसी फिल्म का जिस्ट तो 30 सेकंड में बताया जा सकता है ना, लेकिन उसका क्रक्स समझने के लिए शायद उसके सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करना होगा। दूसरा शब्द है एसेंस। एसेंस किसी चीज की इंट्रिंसिक फिलॉसफिकल नेचर होती है, उसकी आत्मा। ये क्रक्स की तरह किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर फोकस नहीं होता। हम कह सकते हैं द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इज लव, लेकिन हम ये नहीं कह सकते द क्रक्स ऑफ ह्यूमैनिटी इज लव। सी द डिफरेंस? तीसरा शब्द है कोर। कोर ये तो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब है किसी भी चीज का सेंट्रल पार्ट। ये क्रक्स से बहुत अलग है, क्योंकि कोर का किसी डिफिकल्टी से जुड़ा होना जरूरी नहीं। एक एप्पल का कोर हो सकता है, लेकिन क्रक्स हमेशा हमेशा एक प्रॉब्लम के सेंटर में होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है ट्रिवियलिटी, मतलब तुच्छता, समथिंग ऑफ नो इंपॉर्टेंस। ये क्रक्स का एक डायरेक्ट लॉजिकल ऑपोजिट है। जहां क्रक्स सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइसिव पॉइंट है, वहीं ट्रिवियलिटी एक ऐसी बात है जिसका कोई वजूद ही नहीं, कोई महत्व नहीं, सिंपल। अब दूसरा एंटोनिम है डिटेल। ये एक डायरेक्ट ऑपोजिट नहीं है, बल्कि एक कंटेक्सचुअल, अ कंसेप्चुअल ऑपोजिट है। इसका ऑपोजिशन इंपॉर्टेंस के स्केल पर बेस्ड है। क्रक्स इज द सेंट्रल पॉइंट, डिटेल इज अ पेरिफेरल पॉइंट। लेकिन यहां एक बहुत सटल नुआंस है जिसे एडवांस्ड एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है। कभी कभी एक बहुत छोटा सा डिटेल ही किसी बड़ी प्रॉब्लम का क्रक्स बन सकता है। सोचिए, किसी इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी सी खरोच, अ टाइनी स्क्रैच, पूरे केस का क्रक्स साबित हो सकती है। इसलिए डिटेल का ऑपोजिशन पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। अगला शब्द है एक्वियस, ACQUIESE। इसका सिमेंटिक कोर है अनिच्छा से यानी रिलक्टेंटली, लेकिन बिना किसी प्रोटेस्ट के चुपचाप किसी बात को मान लेना। ये शब्द एक साइलेंट रिलक्टेंट अग्रीमेंट को दिखाता है। इसमें ना हमेशा एक पावर डायनामिक, एक शक्ति का असंतुलन छिपा होता है। कोई व्यक्ति एक्वियस तब करता है जब वो किसी दबाव, किसी सुपीरियर फोर्स या किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचने के लिए झुक रहा हो। ये जेन्यून कंसेंट यानी वास्तविक सहमति बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय अपने बॉस के किसी अनफेयर फैसले पर एक्वियस कर सकता है ताकि उसकी नौकरी बची रहे। इसका कॉनोटेशन न्यूट्रल से स्लाइटली नेगेटिव की तरफ होता है, क्योंकि इसमें एक मजबूरी का, एक हेल्पलेसनेस का भाव है। इसके सिनोनिम्स में जो सूक्ष्म अंतर हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। पहला है कंसेंट। कंसेंट का मतलब है एक एक्टिव और विलिंग परमिशन, स्वैच्छिक अनुमति। इसमें एक्वियस वाली अनिच्छा या मजबूरी बिल्कुल नहीं होती। दूसरा है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब है किसी आदेश का पालन करना। इसका फोकस एक्शन पे होता है, इंटरनल एग्रीमेंट पर नहीं। हो सकता है हम किसी नियम से असहमत हों, लेकिन फिर भी हम उससे कंप्लाई करते हैं। और तीसरा है कंकर। कंकर का मतलब है किसी की राय से सहमत होना। ये एक इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट है, किसी के आगे झुकना नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यू कंसेंट टू अ मेडिकल प्रोसीजर विलिंगली। यू कंप्लाई विद अ ट्रैफिक रूल बिकॉज इट्स एन ऑर्डर। यू कंकर विद अ कॉलीग्स ओपिनियन बिकॉज यू अग्री विद इट। बट यू माइट एक्वेस टू अ प्लान यू डिसलाइक जस्ट टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। एक्वियस के एंटोनिम्स इसके पैसिव नेचर के एकदम विपरीत एक्टिव ऑपोजिशन दिखाते हैं। पहला है रेजिस्ट, यानी सक्रिय रूप से विरोध करना, मुकाबला करना।
रेजिस्ट में अक्सर एक फिजिकल या फोर्सफुल ऑपोजिशन का भाव होता है, जैसे किसी हमले को रेजिस्ट करना। दूसरा एंटोनिम है अपोज, जिसका अर्थ है असहमत होना और किसी चीज को रोकने की कोशिश करना। अपोज इंटेलेक्चुअल या पॉलिटिकल भी हो सकता है, जैसे किसी नए कानून को अपोज करना। ये दोनों शब्द डायरेक्ट ऑपोजिशन को दर्शाते हैं। तो जहां एक्वियस में एक पैसिव साइलेंट एक्सेप्टेंस है, वहीं रेजिस्ट और अपोज में एक एक्टिव और वोकल प्रोटेस्ट शामिल है, जो इसे एक क्लियर कट एंटोनिम बनाता है। हमारा अगला शब्द है सेंटिमेंटल। इसका कोर मीनिंग है कोमलता, उदासी या नॉस्टैल्जिया जैसी भावनाओं से प्रेरित होना। लेकिन इस शब्द का एक बहुत महत्वपूर्ण नुआंस है, और वो है टू एन एक्सेसिव डिग्री, यानी अत्यधिक मात्रा में। और इसी वजह से इसका कॉनोटेशन अक्सर नेगेटिव या पेजोरेटिव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भावनाओं में ज़रूरत से ज़्यादा डूबे होने का इशारा देता है, जिसे कमज़ोर या दिखावटी माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म क्रिटिक किसी फिल्म को सेंटिमेंटल कह सकता है अगर वो फिल्म अच्छी कहानी के बजाय सिर्फ दुखद संगीत और रोते हुए बच्चों जैसे सस्ते तरीकों से दर्शकों में भावनाएं जगाने की कोशिश करती है। इट्स एन अनअर्न्ड इमोशनल रिएक्शन। हालांकि सेंटिमेंटल वैल्यू जैसे फ्रेज में इसका अर्थ पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स को समझते हैं। पहला है इमोशनल। ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो किसी भी तरह की भावना को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। गुस्सा, खुशी, दुख। इसमें सेंटिमेंटल की तरह नॉस्टैल्जिया या एक्सेस का नेगेटिव कॉनोटेशन होना जरूरी नहीं है। दूसरा सिनोनिम है मॉकिश, MAWKISH। मॉकिश सेंटिमेंटल का एक एक्सट्रीम और कहीं ज्यादा नेगेटिव रूप है। इसका अर्थ है एग्जैजुरेटेडली एंड सिकनिंगली सेंटिमेंटल। जो चीज मॉकिश है वो इतनी ज्यादा सेंटिमेंटल है कि वो बनावटी और घृणित लगने लगती है। तो यहां एक स्पेक्ट्रम बनता है। सबसे जनरल है इमोशनल, फिर आता है सेंटिमेंटल जिसमें अक्सर एक्सेस का भाव होता है, और सबसे एक्सट्रीम पर है मॉकिश जो सिकनिंगली सेंटिमेंटल है। सेंटिमेंटल के एंटोनिम्स दो अलग तरह के ऑपोजिशन को दिखाते हैं। पहला है अनइमोशनल, जो एक डायरेक्ट ऑपोजिट है। इसका सीधा सा मतलब है भावनाओं का न होना या उन्हें न दिखाना। दूसरा है प्रैग्मैटिक। ये एक कंसेप्चुअल ऑपोजिट है। एक प्रैग्मैटिक व्यक्ति भावनाओं के बजाय प्रैक्टिकल रियलिटी और लॉजिक पर आधारित निर्णय लेता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक सेंटिमेंटल व्यक्ति एक टूटी हुई घड़ी को संभाल कर रखेगा क्योंकि वो उसके दादाजी ने दी थी। एक अनइमोशनल व्यक्ति को उस घड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके लिए बस एक ऑब्जेक्ट है। और एक प्रैग्मैटिक व्यक्ति उस घड़ी को फेंक देगा क्योंकि वो अब काम नहीं करती। ये उदाहरण इन शब्दों के पीछे की सोच के अंतर को एकदम साफ कर देता है। अब बात करते हैं शब्द रेक्टिफाई की। RECTIFY। इसका कोर मीनिंग है किसी गलत चीज को ठीक करना, टू पुट समथिंग राइट। ये एक फॉर्मल शब्द है जिसका प्रयोग अक्सर टेक्निकल, लीगल या एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में होता है। इस शब्द में सिर्फ गलती सुधारने का नहीं, बल्कि किसी चीज को उसकी सही और उचित स्थिति में वापस लाने का भाव है। सोचिए एक तराजू के बारे में जो असंतुलित है। उसे रेक्टिफाई करने का मतलब है उसे वापस बैलेंस में लाना। इसी तरह जब कोई सरकार किसी ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए कदम उठाती है तो कहा जाता है कि वो स्थिति को रेक्टिफाई कर रही है। इसमें एक फॉर्मल और मॉरल करेक्शन का भाव है और इसका कॉनोटेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके सिनोनिम्स के बीच का अंतर एक ही सिनेरियो से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक ऐसे लिखा जा रहा है, अगर उसमें स्पेलिंग की गलती है तो उसे करेक्ट किया जाएगा। ये एक सामान्य शब्द है। अगर उस ऐसे में एक नया पॉइंट जोड़ना है तो उसे अमेंड किया जाएगा, जिसका उपयोग अक्सर डॉक्यूमेंट्स या कानूनों में बदलाव के लिए होता है। अगर ऐसे अच्छा है लेकिन उसे और बेहतर बनाना है तो उसे इम्प्रूव किया जाएगा। इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ पहले से गलत हो, लेकिन अगर उस ऐसे का पूरा तर्क ही फ्लॉड है, उसकी नींव ही गलत है, तो उस कोर लॉजिक को रेक्टिफाई करना होगा, यानी उसे सही रास्ते पर लाना होगा। रेक्टिफाई के एंटोनिम्स इसके अर्थ के सीधे विपरीत हैं। पहला है वर्सन, यानी किसी चीज को और खराब करना। ये एक डायरेक्ट ऑपोजिट है। दूसरा एंटोनिम है करप्ट। ये एक ज्यादा गहरा और शक्तिशाली एंटोनिम है। देखिए, वर्सन का मतलब है किसी बुरी स्थिति का और बुरा हो जाना। ये एक लीनियर नेगेटिव प्रोग्रेशन है। लेकिन करप्ट का अर्थ है किसी चीज को उसकी सही और शुद्ध अवस्था से बदलकर बदतर कर देना, उसकी इंटेग्रिटी यानी अखंडता को नष्ट कर देना। सो यू रेक्टिफाई एन एरर, यू करप्ट अ सिस्टम। यह फंडामेंटल नेचर में बदलाव लाता है। इसलिए यह रेक्टिफाई का एक बहुत मजबूत कंसेप्चुअल ऑपोजिट है। हमारा अंतिम शब्द है स्लैंडर,
SLANDER। ये एक फॉर्मल और लीगल टर्म है। इसका कोर मीनिंग है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला झूठा मौखिक बयान देना। एग्जाम्स के लिए 3 बातें क्रूशल हैं। स्लैंडर हमेशा स्पोकन यानी बोला गया होता है, ये हमेशा फॉल्स यानी झूठा होता है, और ये डैमेजिंग यानी हानिकारक होता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लीगल डिस्टिंक्शन है जिसे याद रखना जरूरी है। अगर यही झूठा और हानिकारक बयान लिखा या पब्लिश किया गया हो तो उसे लाइबल LIBEL कहते हैं। स्पोकन इज स्लैंडर, रिटन इज लाइबल। ये अंतर कई लीगल और लैंग्वेज एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्लैंडर का कॉनोटेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि ये एक कानूनी अपराध है। इसके सिनोनिम्स में कानूनी और अर्थ संबंधी बारीकियां हैं। पहला है डिफेम। ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म जिसमें स्पोकन, स्लैंडर और रिटन, लाइबल दोनों तरह के प्रतिष्ठा पर हमले शामिल हैं। तो हर स्लैंडर एक तरह का डेफेमेशन है, लेकिन हर डेफेमेशन स्लैंडर नहीं होता। दूसरा सिनोनिम है मलाइन, MALIGN। मलाइन का अर्थ है किसी के बारे में दुर्भावना से और आलोचनात्मक रूप से बात करना। यहां की डिफरेंस ये है कि मलाइन की गई बात का झूठा होना जरूरी नहीं है, जबकि स्लैंडर हमेशा फॉल्स होता है। कानूनी तौर पर स्लैंडर एक्शनेबल है, यानी आप स्लैंडर के लिए किसी पर मुकदमा कर सकते हैं क्योंकि वो झूठ पर आधारित है। लेकिन अगर किसी ने आपको मलाइन किया है और उसकी कही बात हालांकि दुर्भावनापूर्ण है पर तकनीकी रूप से सच है, तो उस पर मुकदमा करना बहुत मुश्किल होता है। स्लैंडर के एंटोनिम्स इसके नकारात्मक और झूठे स्वभाव के सीधे विपरीत हैं। पहला है प्रेज, जिसका अर्थ है किसी की गर्मजोशी से प्रशंसा करना। यह एक डायरेक्ट ऑपोजिट है। दूसरा एंटोनिम है एक्सटॉल, EXTOL। यह भी एक डायरेक्ट ऑपोजिट है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी प्रेज से ज्यादा होती है। एक्सटॉल का अर्थ है किसी की बहुत उत्साहपूर्वक प्रशंसा करना। तो यहाँ एक परफेक्ट मिरर इमेज बनती है। जहाँ स्लैंडर बोले गए झूठ का इस्तेमाल करके किसी की प्रतिष्ठा को गिराता है, वहीं प्रेज और उससे भी ज्यादा पावरफुली एक्सटॉल बोले गए सच का इस्तेमाल करके किसी की प्रतिष्ठा को बनाते हैं या बढ़ाते हैं। वह एक्शन और इंटेंट दोनों में एक दूसरे के सटीक विलोम हैं।